बहुत धन्यवाद रोहन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीधे विषय पर आती हूँ। स्वामीनाथन को जितना जाना, पढ़ा, उनको एक समग्र रूप में आप लोगों के समक्ष रखने की एक मेरी छोटी सी कोशिश है। एक खाली कैनवास के बारे में यदि कुछ सुंदर है तो वह यह कि उसकी शुरुआत की शून्यता अत्यंत सरल और लुभावनी रूप से शुद्ध है। यह रंग है जो उसके अर्थ बदलते हैं और हाथ जो उस पर कहानी गढ़ती है। प्रसिद्ध कलाकार पाइपर पायने के शब्द इस उद्धरण से यदि कुछ शब्दों को उधार लें तो यहाँ खाली कैनवास पर जो हाथ है वो जे स्वामीनाथन का है, और चित्रों की निर्मिति और पुनर्निर्मिति के रूप में जो कहानी उभरती रही है वो कहानी स्वामीनाथन की कहानी है। थोड़ा रहस्य, थोड़ी कल्पना, बेहद सूक्ष्म व स्पष्ट दृष्टिकोण। जगदीश स्वामीनाथन जीवन पर्यंत इन्हीं अर्थों में संदर्भित होते रहे। शब्दों की चुप्पी और मौन का कोलाहल हमेशा से ही स्वामीनाथन के जीवन में संदर्भित होता रहा। स्वामी उन थोड़े से कलाकर्मियों में से हैं जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मनुष्य की अंतरात्मा और कला माध्यम के प्रश्नों को अटूट देखने में समर्थ हैं, और जिनका कुछ भी सोचा, कहा, किया हुआ हमारे लिए आज भी गहरा अर्थ रखता है। स्वामी की हर कविता या चित्र अपने आप में इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वे किसी भी तरह के पूर्वाग्रह या विचारधारा से पूर्णतः मुक्त होकर सत्य को जानने की प्रक्रिया से गुजरते रहे हैं। उनके लिए चीजों का आत्मानुभूति होना जरूरी है। स्वामी के अनुसार कला वह होती है जो अपनी नैसर्गिकता में रची जाए। स्वामीनाथन ने अपने पारदर्शी विचारों व उसकी सुलझी रूपरेखा से यह सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि कलाओं में बुनियादी प्रेरणा अथवा व्यक्तिक ईमानदारी को कलाकार तब खोजने की कोशिश करता है जब वह अपने प्रचलित कला रूपों को तोड़ फोड़ कर एक नए प्रस्थान बिंदु अथवा अपने लिए एक नए कला रूप की तलाश की ओर अग्रसर होता है। परवर्ती कलाओं में उसे उपभोग या चुनौती की जगह समझौता लगने लगती है। स्वामी ने हर बार अपने कला रूपों को तोड़ा। यह तोड़फोड़ बेहद कलात्मक एवं आधुनिकता को नया आयाम देने वाली थी, जो परिवेशगत एवं परंपरागत संलग्नता के निकष पर घटित हो रही थी। शुरुआती दौर में ही कला में पश्चिमी स्थापनाओं को खारिज करते हुए स्वामीनाथन ने स्पष्ट किया कि पश्चिम का दृष्टिकोण कभी भी भारतीयों का दृष्टिकोण नहीं हो सकता, क्योंकि हम भौतिकवादी नहीं हैं। हमारा चिंतन सदैव दर्शन पर आधारित रहा है और हम जीवन व जगत का अध्ययन सदैव आध्यात्मिक स्तर पर करते रहे हैं। 21 जून सन 1928 ईस्वी में संजौली, शिमला में जन्मे यह तमिल कलाकार, लेखक, सिद्धांतकार, संस्थापक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता जगदीश स्वामीनाथन ताउम्र कला, विचारों और राजनीति के जगत में छाए रहे। स्वामी तमिल भाषा के साथ साथ हिंदी व अंग्रेजी भाषा पर भी समान अधिकार रखते थे। मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में वे घर को छोड़कर निकल गए और सन 1943 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने वाले स्वामी वह असाधारण संकल्प वाले आत्मविश्वासी कलाकार थे जिन्होंने समकालीन कला की स्वदेशी परख का आधार स्थापित किया। बाद के दिनों में वे विश्व साहित्य की तरफ आकर्षित हुए और कला व मार्क्सवाद को पढ़ना शुरू किया। दिल्ली पॉलिटेक्निक के सैलोज मुखर्जी और बीसी सन्याल से कला की शिक्षा ली और 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं को सीखने हेतु वार्सा, पोलैंड चले गए। वहां से लौटते ही उन्होंने अपने ग्राफिक प्रिंटों और तैलीय चित्रों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की। स्वामीनाथन का सानिध्य भारतीय कला जगत को लगातार न सिर्फ समृद्ध व परिष्कृत कर रहा था, अपितु अपनी गरिमा के साथ कला की भव्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान दिलवा रहा था। सन 1962 ईस्वी में स्वामी ने समान विचारधारा वाले 12 समर्पित एवं प्रतिबद्ध कलाकारों के साथ मिलकर ग्रुप 1890 की स्थापना की। ये सभी आधुनिकता को लेकर, देशी रागात्मकता को लेकर, रचनात्मकता के सूक्ष्म व गहरे धरातल को लेकर एक मत थे। कॉन्ट्रा 66 नामक कला पत्रिका की इस पुनर्विचार के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वामीनाथन हर बार मुख्य धारा से परिधि पर रहकर काम करते रहे। उनके चित्रों में विचारों की अंतर्ध्वनि स्वतः परिलक्षित होती दिखती है, मानो पूर्णता व अपूर्णता के बीच विचारों के समायोजन का द्वंद्व चल रहा हो। इनके चित्रों के आकार बहुत ही सहज व साधारण होते हैं।
रंगों में स्वाभाविकता और बिंबों में एक प्राकृतिक सुंदरता होती है। हर एक चित्र में नए विचार और दर्शन होते हैं। हर एक रूपांकन एक दूसरे से भिन्न होता है, किंतु समग्रता में एक नए सृजन की उत्पत्ति होती है। इसको इस तरह समझते हैं, एक तस्वीर में झील है, गतिशील, जीवन में अनवरत उत्सव और अंतस में संगीत का परिचय। दूसरी तस्वीर में एक पहाड़ है, ढीठ, जिद्दी, कठोर, नियति की क्रूरता का प्रतीक। और तीसरे में एक स्त्री सिर पर गठरी लिए चली आ रही है, यानी कि दुर्भेद जीवन से पार पाने की चाह। और अपनी समग्रता में ये तीनों चित्र एक पूरे जीवन वृत्त को रच रहे हैं, जिसमें चलते जाना ही अंतिम सत्य है। स्वामी जीवन से रंग उठाते हैं, दृश्य उठाते हैं, अनुभव उठाते हैं, और फिर जो सृजित होता है वो कल्पनातीत होता है। पारंपरिकता और आधुनिकता का समावेश इनके चित्रों में बड़ी कुशलता से उभर कर आता है। मूर्त अमूर्त में और भौतिक अभौतिक में स्वतः परिणत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल साधारण होना ही स्वामी को असाधारण बनाता है। अपने चित्र सोपान में सीढ़ियों के द्वारा उन्होंने जिस जीवन के मूल चक्र को समझाने की कोशिश की है, वही बात कही है अपनी कविता मन चला पेड़ में, कि तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद जीवन जीने की एक अलग ही जिजीविषा बाकी रह जाती है हम में कहीं, कि तमाम विरुद्धों के बावजूद सुसरा इस साल फिर फल से लगा है। दोनों ही जगह दृश्यों के नेपथ्य में भी दृश्य चलते रहते हैं। जीवन के वृत्तों की निरंतरता लगातार बनी रहती है। स्वामी की मौलिक खोज आकारों व शब्दों तक नहीं रुकी। उन्होंने लोक व आदिवासी मुहावरों, पहाड़ी लघु चित्रों और भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रतीक उठाए। इनके सम्मिश्रण के साथ ज्यामितीय विस्तार के क्षेत्र में स्वामी ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। इसी दौरान सन 1982 ईस्वी में भारत भवन एक सजीव संग्रहालय के रूप में परिकल्पित किया गया, जिसमें एक कला केंद्र रूपांकर, एक रंगमंच, रेपटरी रंगमंडल और एक काव्य पुस्तकालय वागार्थ शामिल थे। रूपांकर की परिकल्पना एक ऐसे संग्रहालय के रूप में की गई जहां लोक व आदिवासी कला को समस्त भारत की समकालीन कला की सर्वोत्तम कृतियों के समकक्ष प्रस्तुत किया जा सके। स्वामीनाथन ने जनजातीय संस्कृति पर विचार किया और आदिवासी अभिव्यक्ति को वैश्विक कला और सांस्कृतिक मंच में उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया। एक कलाकार और संस्थानों के एक व्यक्ति के रूप में वे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, जो संस्कृति और मानव के प्रयासों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में महत्व देते हैं। धूमिमल गैलरी से लेकर भारत भवन और गढ़ी स्टूडियो से लेकर त्रिवेणी कॉफी हाउस तक स्वामी के इन्हीं विचारों व विमर्शों से आच्छादित दिखा। इसी क्रम में उन्होंने सुदूर कबीलाई गोंड कलाकारों जनगढ़ सिंह श्याम, पेमा पत्या और भूरी भाई को तलाशा, उनसे संवाद स्थापित किया, उन्हें समझाया कि कला से जिंदगी कितनी सरल और बेहतर हो सकती है। स्वामी ने उनके हाथों में एक्रेलिक पेंट और ब्रश थमाए और उन्हें कोरे कैनवास के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कला के इस हाशिएकरण के संघर्ष में जनगढ़ सिंह श्याम एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे और गोंड कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक सशक्त स्वीकारोक्ति मिली। इस अभूतपूर्व सफलता ने लोक व आदिवासी कलाकारों की पूरी पीढ़ी को जन्म दिया और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। हालांकि आज की तारीख में जनगढ़ सिंह के कामों की कीमत 10 लाख रुपए तक आंकी गई है। उनकी कृति लैंडस्केप विद स्पाइडर ने बेशुमार शोहरत बटोरी। तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन कलाकारों के नाम होते गए। बावजूद महज 39 वर्ष की अवस्था में जनगढ़ सिंह की असामयिक मौत ने स्वदेशी कलाकारों के शोषण व संघर्ष जैसे मुद्दों को आंच दी। जनगढ़ सिंह के निधन ने स्वामी के प्रयासों को वापस उन्हीं विमर्शों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, जहां आदिवासी कलाकारों व उनकी कलाकृतियों के संरक्षण के लिए नए सिरे से गंभीर चिंतन, मुखर चेतना और सुदृढ़ रणनीति की जरूरत है। यहाँ मुझे विष्णु खरे जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने स्वामीनाथन के लिए लिखी हैं। मैं देखना चाहता हूँ उस चिड़िया को उस क्षण में जब वो आखिरी उड़ान के पहले अपने आप यह निश्चित करती है कि यह उसकी आखिरी उड़ान है और बिल्कुल पहले की ही तरह उड़ जाती है घड़ियों और नक्शों से बाहर उस जगह के लिए जहां एक असंभव वृक्ष पर बैठकर चुप होते हुए उसे एक अदृश्य चिड़िया बन जाना है। देखना ही चाहता हूं क्योंकि न मैं चिड़ियों का संकल्प पा सकता हूं न उड़ान। मैं सिर्फ अपनी मृत्यु में उनकी कोशिश करना चाहता हूं और इसी अनवरत कोशिश का नाम है जगदीश स्वामीनाथन। धन्यवाद।